Here we have the chapter 8, that is habitat and adaptation. So let's begin this. So what is habitat? Habitat क्या होता है? Let's discuss. The place where an organism or a whole community of organism lives naturally is called its habitat. Means एक organism या फिर एक whole community of organism जहाँ पर रहती है उसको बोलते हैं habitat. Means habitat का मतलब है रहने की जगह. जहाँ पर कोई भी organism रहती है उसको बोलते हैं habitat. जैसा कि द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ज़ेब्रा इज़ ड्राई ग्रास लैंड. ज़ेब्रा रहता है ड्राई ग्रास लैंड में. वाइल दैट ऑफ द वेल इज़ द ओशन. और वेल का हैबिटेट है ओशन, क्योंकि वेल ओशन में रहती है. हैबिटेट्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. जितने भी लैंड पर हैबिटेट्स होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. मीन्स अर्थ पर जितने भी लैंड पर या फिर अर्थ पर जितने भी हैबिटेट हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. वेदर दे आर ग्रासलैंड्स, डिज़र्ट्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स, ये सभी आते हैं किसमें? टेरेस्ट्रियल्स में. एंड हैबिटेट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक. और जितने भी वाटर के अंदर हैबिटेट्स हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक. एंड दीज आर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज. ये क्या है? ये एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं. Aquatic habitats are of two types. Ponds, rivers and lakes are called freshwater habitats, while seas are called marine habitats. हाँ, यहाँ पर दो तरह के aquatic habitats हैं. Ponds, rivers and lakes इनको बोलते हैं freshwater habitats, जबकि seas को बोलते हैं marine habitats. Let's move ahead. The type of animal and plants found in different habitats is different. डिफरेंट हैबिटेट्स में एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ओके, लाइक यू विल नॉट फाइंड कैमल्स एंड कैक्टी इन कोल्ड माउंटेनिंग रीजन्स. ओके, आप कैक्टस या फिर कैमल्स को कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स में नहीं पाएंगे. नॉर विल यू फाइंड पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स इन द वार्म ट्रॉपिकल प्लेसेस. और आप पोलर बियर एंड पेंगुइन्स को भी नहीं पाएंगे जहाँ पर वार्म ट्रॉपिकल प्लेसेस में. ओके, यहाँ पर दिखाया क्या है? ये एक्वाटिक हैबिटेट है और ये है एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स ऑन लैंड, ऑन अर्थ, एंड एक्वाटिक हैबिटेट मीन्स इन वाटर. Let's move ahead. We have the type of animals and plants living in a particular habitat are adapted to make the best of the conditions which characterize that habitat. Okay, अभी adaptations क्या है? different habitat में animals and plants उस रीजन के यूज टू हो जाते हैं या फिर वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट कर लेते हैं. ओके, एडेप्शन में कई चीज़ें आती हैं. वी विल डिस्कस हियर. एडेप्शंस आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एडजस्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनिज्म. जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एडजस्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्शंस. एंड रिस्पॉन्सेज ऑन द अदर हैंड आर बिहेवियर्स टू कोप विद चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. और इन एडेप्शंस के साथ कोप अप करने के लिए ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, दीज आर द बिहेवियर टू कोप विद द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. जितने भी चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में जिस भी हैबिटेट में उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सेस. लाइक अ कैमल इज अडेप्टेड टू लिव इन कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम हीट. एक कैमल अडेप्ट करता है रहने के लिए कहाँ पर? जहाँ पर एक्सट्रीम हीट है. वाइल वी रिस्पॉन्ड टू राइज इन टेम्परेचर बाय स्वेरिंग. ओके, और जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स स्वेटिंग करते हैं. मीन्स उनसे पसीना आता है. नाउ वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. एनी हैबिटेट बी इट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इज मेड अप ऑफ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हैबिटेट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक हैबिटेट बना होता है लिविंग बींग्स से एंड नॉन लिविंग थिंग्स से. ओके, लिविंग बींग्स इन अ हैबिटेट दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं किसी भी हैबिटेट में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट. और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर किसी भी हैबिटेट में होते हैं उनको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट. जैसे कि लाइट, एयर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. ओके, एंड समटाइम्स दे आर ऑफन रेफर टू एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स. ये भी अबायोटिक कंपोनेंट है बट इनको क्लाइमेट फैक्टर्स में रखा जाता है. ये अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं जो कि क्लाइमेट फैक्टर्स और
Edaphic factors are like soil and sand. These are called edaphic factors. Okay, तो abiotic components में light, air, temperature and rain, I mean abiotic components में light, air, temperature and rainfall ये categorize होते हैं as climate factors, while soil and sand are called edaphic factors. Let's move ahead. Here we can see some abiotic components. Light and temperature, this is abiotic. Water, abiotic. Air, abiotic. Soil, abiotic component. And here we can see the biotic components. Plants or trees, animals or decomposers. These are biotic components. Let's move ahead. Let's characterize these biotic components some more. Okay, biotic components में क्या क्या आना है? Okay, first one is autotrophs or producers. Autotrophs or producers, these are the components which produce the food. ये ऐसे components हैं habitat के जो food को produce करते हैं, like plants, green plants. These produce the food because they have the chlorophyll and the photosynthesis happens in there, and hereby they produce the food. That's why we call them producers. Let's move ahead. Next one biotic component is heterotrophs or consumers. Okay, हमने डिस्कस किया biotic components में producers, now consumers. Consumers का मतलब producers जो भी food को बनाएंगे, consumers उनको consume करेंगे. Okay, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो producer I mean green plants ये जो food बना रहे हैं consumer इन्हीं को consume करें. Consumer काफ़ी तरह के होते हैं. Let's discuss. Okay, consumers are here. Consumers because they consume or food made by others. They are like herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores ये वो consumer है जो कि plants पे depend रहते हैं, plants को as a food खाते हैं. Carnivores ये वो हैं जो दूसरे animals को खाते हैं. Omnivores ये वो हैं जो animals भी खा जाते हैं और plants को भी खा जाते हैं. And some other are there. They may also be scavengers. Scavengers का मतलब क्या है? Scavenge means to collect useful things from waste that is thrown away. जो भी चीज़ें या फिर plants, animals फेंक दिए जाते हैं, उनमें से अगर कोई भी यूज़फुल चीज़ों को निकाल कर खाने लगे तो उसको बोलते हैं स्कैवेंजर्स. जैसे कि एक वल्चर. ये वल्चर एक स्कैवेंजर है क्योंकि ये डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स डेड एनिमल्स पे ये डिपेंड रहता है. डेड एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करता है. एंड क्रोज भी यही करते हैं, डेड एनिमल्स के ऊपर वो कंज्यूम करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. लेट्स मूव अहेड. The next biotic component, that is decomposers. Before that, let us discuss about primary consumers and secondary consumers. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था herbivores. These are consumers जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, वो प्लांट्स को एज फूड यूज़ करते हैं. These are called primary consumers. And secondary consumers ये वो consumers हैं जो प्राइमरी consumers पे डिपेंड करते हैं. मीन्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं. वो एनिमल्स जो कि हर्बीवर्स हैं, मीन्स जो प्लांट्स को खाते हैं. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर? प्लांट्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा गया? सेकेंडरी कंज्यूमर. इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं हर्बीवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बोलते हैं कार्निवर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिकम्पोजर्स. Decomposers, another set of organism do a clean up job in nature. ये clean up job करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग decomposers. Alright, these are microorganisms such as bacteria and fungi which live on dead and decaying plant and animal matter. ये ऐसे microorganism है like bacteria and fungi जो कि decaying plant या फिर animal
मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ड्राई लीव्स, एनिमल एक्सेट्रा एंड ऑल अदर वेस्ट मटेरियल वुड पाइल अप. अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो जितने भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो उनका ढेर लगता जाएगा. दे वुड पाइल अप. ओके, वो ख़त्म नहीं होंगे. डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का जो कि डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स में मौजूद होते हैं. एंड इन मटेरियल्स को वो यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन नीड्स. सो द डिकम्पोजर्स कैन ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मटेरियल्स या फिर वेस्ट को ये डिकम्पोजर्स ब्रेक कर देते हैं, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. वो है क्या क्या, दीज आर प्लांट और एनिमल ओरिजिन सच एज पेपर, क्लॉथ और लेदर. इनको क्या करते हैं, इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, डिके नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं या फिर ब्रेक नहीं कर पाते हैं. वो क्या है, प्लास्टिक्स. लाइक प्लास्टिक को ये डिकम्पोजर्स डिकम्पोज या फिर डिके नहीं कर पाएंगे, और प्लास्टिक को हम लोग बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट मीन्स डिकम्पोजर्स जिन मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देंगे उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, और जिनको नहीं कर पाएंगे उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. लेट्स टॉक अबाउट सम अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग. अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या था, एयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बायोटिक कम्युनिटी. ये एयर एक ऐसा एसेंशियल सब्सटेंस या एलिमेंट है जो कि बायोटिक कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है. राइट, एयर में मौजूद होते हैं CO2, ऑक्सीजन. ओके, ये CO2 एंड O2 ये रेस्पिरेशन में काम आते हैं. ओके, प्लांट्स के एंड एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के. और ये एयर जो होते हैं वो कोपिंग विद वाइंड्स करते हैं इन हिली एरियाज वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन वन डायरेक्शन. ओके, कोपिंग विद विंड्स मीन्स इस तरह के एरियाज जहाँ पर विंड्स बहुत तेज़ी से चलती है वहाँ पर प्लांट्स भी उसी तरह के हो जाते हैं जिससे कि वो कोप अप कर पाएँ विंड्स के साथ में. लेट्स मूव अहेड. Watch here. Palm leaves are segmented and trees on windy hillsides have odd shapes to cope up with strong winds. Strong winds से cope up करने के लिए plants की shape इस तरह से होती है, alright, जिससे कि वो high winds में आने पर ब्रेक डाउन ना हो जाए और वो उसके साथ कोप अप कर पाएँ. मीन्स उस रीजन को वो अडेप्ट कर पाएँ. ओके, दिस इज कॉल्ड एडेप्शन ऑफ द प्लांट्स, जिससे कि वो हाई विंड्स के साथ अडेप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट इज लाइट इज़ वेरी एसेंशियल. ओके, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है. ऑलराइट, उसी की हेल्प से वो क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं क्लोरोफिल में. और कई ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि सनलाइट के अकॉर्डिंग ही ग्लोरी करते हैं. लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी क्लोजेज बाय नून. मॉर्निंग ग्लोरी ये जो फ्लावर है ये दोपहर के वक्त, नून के वक्त ये बंद हो जाता है और उससे पहले ये राइज करता है, खिलता है. राइट. एंड व्हाट हैपन्स, द क्रिएचर्स फाउंड इन ओशंस ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंगली टू द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल. कुछ क्रिएचर्स ओशंस में भी हैं जो कि अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हैं. लाइक वन मोर थिंग, प्लांट ईटिंग फिश एंड जेली फिश लिव इन दिस एरिया. कुछ प्लांट ईटिंग फिश और जेली फिश जो होती हैं वो भी सनलाइट को एज एडेप्शन यूज़ करती है. लेट्स मूव अहेड. वी हैव द नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट, that is temperature. And before that, watch here, we can see here ground layer of mosses and fungi. The ferns and mosses in a forest use the sunlight which reaches the forest floor. यहाँ पर ये trees और shrub layer और herb layer ये sunlight के यूज़ से क्या करती है, खुद को adapt करती है. The leaves of shade loving plants have a thin cuticle. और यहाँ पर जो लीव्स होती हैं शेड लविंग प्लांट्स की, उनके क्यूटिकल्स थिन होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर.
This is one more abiotic component which is essential in the adaptation of the different biotic components. टेम्परेचर एक ऐसा अबायोटिक कंपोनेंट है जो बायोटिक स्पीशीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है. ओके, द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ में टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. राइट. टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइंस द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. और इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हम लोग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी जज कर सकते हैं. मोस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेफर अ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म प्रेफर करते हैं वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ सच वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स. और इसी वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलता है कहाँ पर? इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में. एक बात ये भी है कि वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द इंटेंस हीट ऑफ डिजर्ट्स. बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं इन द इंटेंस हीट ऑफ डिजर्ट्स. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है हीट की, जैसे कि डिजर्ट्स में, वहाँ पर बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं. स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, snakes and lizards rest in the shade or in burrows during the day in order to avoid the heat. हीट को अवॉइड करने के लिए स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक, लिजर्ड्स ये छुप जाते हैं कहीं पर शेड में. दे बिकम एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द नाइट. वो सिर्फ नाइट में ही एक्टिव रहते हैं. सम इवन स्पेंड द इंटायर समर इन अ स्टेट ऑफ स्लीप कॉल्ड एस्टिवेशन. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अपनी इंटायर समर स्टेट ऑफ स्लीप में बताते हैं. उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टिवेशन. The camel is one animal that has developed marvelous adaptations to cope up with the heat and shortage of water in deserts. Animal क्या करता है वो अडेप्ट करने के लिए, हीट को अडेप्ट करने के लिए क्या करता है, वो वाटर को स्टोर करके रख लेता है. Moving ahead. What you can see here, polar bears are protected by their fur and a thick layer of a fat and skin. पोलर बियर की स्किन बहुत ही फर्श से ढकी हुई होती है, जिससे कि वो कोप अप कर पाते हैं या फिर अडेप्ट कर पाते हैं विंटर के साथ. वेरी फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव इन दिस कंडीशंस. आइसी टेरेन्स आर नॉट ओनली कोल्ड. कोल्ड कंडीशंस में प्लांट्स जो होते हैं वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. एंड स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉसेस कैन सर्वाइव एंड सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो व्हेन द स्नो मेल्ट्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं लाइक मॉसेस जो कि सर्वाइव करते हैं, एंड स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं जब भी बर्फ़ गिरती है. सो दीज आर द एडेप्शंस इन द कोल्ड रीजन्स. मूविंग अहेड. We have the next abiotic component that is water. वाटर भी एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए. ये एक ऐसा अबायोटिक कंपोनेंट है जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है. यू कैन सी हियर द स्पॉन्जी स्टेट ऑफ कैक्टस सर्व द फंक्शन ऑफ लीव्स. यहाँ पर जो स्पॉन्जी स्टेम है कैक्टस का वो सर्व करता है एज द फंक्शन ऑफ लीव्स. द स्पॉन्स आर एक्चुअली लीव्स. ये स्पॉन्स ही एक्चुअली में लीव्स होते हैं. एंड कैमल्स हैव अडेप्शंस टू कोप अप विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर. और ये जो कैमल्स हैं वो शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ कोप अप करते हैं. मीन्स कैसे, ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं जिससे कि वो उसको फर्दर यूज़ करते रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस. अब हम ये देखेंगे कि फिशेस किस तरह से अडेप्ट करती हैं वाटर में. वॉच हियर. कैमल्स. बिफोर दैट कैमल्स का देख लेते हैं. कैमल्स हैव स्पेशल अडेप्शंस टू कोप अप विद द हीट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. देयर लॉन्ग लेग्स कीप फॉर अबव द हॉट सैंड. हॉट सैंड के साथ कोप अप करने के लिए उनके लेग्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं. एंड देयर हम्प्स स्टोर फैट टू टाइड ओवर फूड शॉर्टेज. फूड शॉर्टेज से कोप अप या फिर अडेप्ट करने के लिए क्या होता है, उनके हम्प्स में फूड स्टोर हो जाता है जिससे कि वो कोप अप करते हैं फूड शॉर्टेज के साथ. दे एक्सक्रेट वेरी लिटिल. वो बहुत ही कम एक्सक्रेट करते हैं. एंड यूरिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो जाए.
दे कैन ऑल्सो रेज देयर बॉडी टेम्परेचर एज नॉट टू फील टू हॉट, जिससे कि उन्हें ज़्यादा गर्मी फील ना हो और वो अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं. एंड सम फ्रॉग्स इन ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स सोक इन वाटर व्हेन इट रेन्स. ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट्स में कुछ ऐसे फ्रॉग्स हैं जो वाटर को सोक कर लेते हैं जब बारिश होती है. दे टेक इन सो मच वाटर दैट दे बिकम ऑलमोस्ट राउंड. वो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो उनकी शेप राउंड हो जाती है. देन दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ बैग अराउंड देमसेल्व्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. और इस वाटर को लूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ बैग. वो अपने अराउंड एक बैग जैसा फॉर्म करते हैं जिससे कि वाटर का लॉस हो सके. Now watch here. Plants and animals that live in water have special adaptations to cope with habitat. जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर के साथ कोप अप विद करने के लिए स्पेशल एडेप्शंस अडॉप्ट करते हैं. किस तरह से? फिश फॉर द एग्जांपल हैव गिल्स टू हेल्प देम मेक यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व. फिश क्या करती है? फिश अपने गिल्स की हेल्प से वाटर को इनटेक करती है और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती है. These are called gills. Okay, gills soak water. Gills soak oxygen from the water, and water goes from here in the mouth, and from gills it come out. Gills से water बाहर आता है, mouth से अंदर जाता है. So we were discussing. They gulp in water through the mouth. Water को ये intake करते हैं through the mouth. The water then flows over their gills, और वाटर गिल्स से बाहर निकलता है और जो ऑक्सीजन होती है वाटर में डिजॉल्व वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द गिल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड पास आउट. कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है गिल्स से वो वाटर में डिजॉल्व होकर पास आउट हो जाती है. द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ फिश एंड देयर स्ट्रीमलाइन शेप विद द टैपरिंग हेड आर अदर एडेप्शंस. फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप में होती है जो कि अदर एडेप्शंस को करने में हेल्प करती है. ओके, आ स्ट्रीमलाइन बॉडी हैज़ अ स्मूथ आउटलाइन. और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की एक स्मूथ आउटलाइन होती है और ये शेप इन्हें स्विमिंग में मदद करती है. ओके, और वाटर को रेजिस्ट करने में हेल्प करती है. व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सम अदर लार्ज एनिमल्स नीड टू ब्रीथ लाइक अस. व्हेल्स, डॉल्फिन्स और कुछ अदर मरीन एनिमल्स को भी ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है. एंड दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू टेक इन एयर. और वो वाटर की सरफेस पर आकर एयर को इनटेक करती है. एंड दे कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो अपनी ब्रेथ को काफ़ी टाइम तक रोक सकती है. नाउ प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. जो प्लांट्स वाटर में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स. सिंस दे डू नॉट नीड टू सर्च फॉर वाटर देयर रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड. ओके, हाँ, अब रूट से क्या करते हैं? रूट से प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो वाटर में ही है तो इनकी रूट्स को ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो द रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड मीन्स कुछ खास डेवलप नहीं होती इनकी रूट्स. सम ऑफ दीज प्लांट्स लाइक वाटर हैकेंस, वाटर लेट्यूस, वाटर चेस्टनट एंड वाटर लिली फ्लोट. ये फ्लोट करते हैं. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं वाटर में जो फ्लोट करते हैं. अदर्स लाइक हाइड्रिला आर सबमर्ज. कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक हाइड्रिला जो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में. प्लांट्स विच फ्लोट हैव देयर कैविटीज़ इन देयर स्टेम्स. जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं उनकी कैविटीज़ होती हैं उनके स्टेम में यानी कि तने में. एंड लीव्स टू मेक अप देम लाइट एंड हेल्प देम फ्लोट. और लीव्स में जिससे कि उन्हें मदद मिलती है फ्लोट करने में यानी कि तैरने में. देयर लीव्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी सब्सटेंस. उनकी लीव्स एक वैक्सी सब्सटेंस से कवर होती है लाइक अ रेनकोट, सो दैट दे डू नॉट डिके डिस्पाइट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. जिससे कि वाटर के कॉन्टैक्ट में होने के बाद भी डिके ना कर जाएँ. सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव लॉन्ग थिन लीव्स. सबमर्ज्ड प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, थिन होती हैं. विच कैन मेक डू विद द फेंट लाइट एंड रीचेस देम. जिससे कि फेंट लाइट उनके पास पहुंच सके. द थिन सेगमेंटेड लीव्स ऑल्सो ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर. इनके थिन सेगमेंटेड लीव्स भी ऑफर करते हैं वाटर की तरफ रेजिस्टेंस, जिससे कि आराम से अडेप्ट कर सकते हैं उस वाटर में रहने के लिए. यू कैन सी हियर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स लाइक वाटर लिली हैव लीव्स
विद अ थिक वैक्सी कोटिंग। आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ फ्लावर ऑफ लिली। सबमर्ज प्लांट्स लाइक हाइड्रिला हैव थिन रिबन लाइक लीव्स, और ये हाइड्रिला है जो कि सबमर्ज है वाटर के अंदर। लेट्स मूव अहेड। वी हैव दिस। एडेप्शंस रिलेटेड टू फूड। वॉच हियर। फूड के अकॉर्डिंग भी एडेप्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म। किस तरह से, देखिए ज़रा। द ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। किसी भी हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एंड इज इट सेल्फ ईटन बाई एट अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या फिर दूसरों का खाना बन जाता है, आई मीन खाना बन जाता है। ग्रास हॉपर्स ईट प्लांट्स। ग्रास हॉपर प्लांट्स को खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आर ईटन बाय फ्रॉग्स। वॉच हियर। ग्रास को कौन खाता है, ये ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है, ये फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा जाता है, ये स्नेक। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर इन देयर हैबिटेट। अपने हैबिटेट में ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, इस तरह से ये जो चेन बन रही है इसको बोलते हैं फूड चेन। राइट, अ फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक फूड चेन हम लोग डिफाइन करते हैं एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की तरह जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग, जो खाने और खाए जाने के ऊपर डिपेंड करता है। एक चेन, उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, जिसमें या तो कोई एनिमल दूसरे एनिमल को, आई मीन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, या फिर किसी दूसरे का खाना बन जाता है। लाइक ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है, एंड फ्रॉग को स्नेक खा लेता है। सो दीज organisms are depending on each other in case of food. Move ahead. Let's watch some more food chains. Grass is eaten by the deer and deer are eaten by the tiger. ग्रास को डियर खा लेते हैं, मतलब हिरन, और हिरन को खा लेते हैं ये टाइगर्स। Now watch here, one more food chain, that is algae. These algae are eaten by small fishes and these small fishes are eaten by the large fish. So these are the food chains in which one organism is depending upon the another. Watch here. Organisms have special adaptations that help them get their food. ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल एडेप्शन होते हैं जो कि मदद करते हैं उनको फूड गेट करने में। दे आर ऑल्सो अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग ईटन, और ये एडेप्शंस इनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी और के थ्रू खाए जाने में। आई मीन ये प्रोटेक्ट करते हैं ख़ुद को कि इन्हें कोई दूसरा ना खा जाए। राइट, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स। फ्रॉग्स लिजर्ड्स की लंबी टंग्स होती हैं और वो स्टिकी होती हैं। दे फ्लिक देम आउट सडनली टू कैच इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए अपनी टंग को बाहर निकालते हैं। इंसेक्ट्स यूज़ कैमोफ्लेज और ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स टू अवॉइड बीइंग ईटन। इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं कैमोफ्लेज को और ब्लेंड कर जाते हैं सराउंडिंग्स के साथ, जिससे कि वो खाए ना जाएं, जिससे कि उनको कोई खा ना ले। ऑलराइट, नाउ वॉच हियर। कार्निवर्स हैव लार्ज कर्ड पॉइंटेड कैनाइन्स फॉर ग्रिपिंग देयर प्रे एंड टीयरिंग फ्लैश। कार्निवर्स यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स को खाते हैं, उनके लार्ज कर्ड पॉइंटेड कैनाइन्स होते हैं जिससे कि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सकें और ग्रिप में उन्हें मदद मिले। देयर आइज आर सेट इन फ्रंट ऑफ देयर हेड टू हेल्प देम जज द डिस्टेंस बेटर। उनकी आंखें जो होती हैं वो सामने होती हैं जिससे कि वो अपने शिकार को यानी प्रे को अच्छे से जज कर पाएँ। देयर प्रे डियर रैबिट ऑन द अदर हैंड हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ द हेड। जबकि उनके जो ये शिकार हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो साइड्स ऑफ द हेड पे होती है। दिस हेल्प्स देम टू लुक अराउंड देमसेल्व्स टू नो इफ़ अ प्रीडेटर इज़ अराउंड, जिससे कि उन्हें मदद मिलती है कि उनके अराउंड कोई प्रीडेटर यानी हंटर तो नहीं है या फिर उनको कोई खाने तो नहीं आ रहा है। दीज एनिमल्स आर हर्बीवर्स। ये एनिमल्स जिन्हें खाए जाने का डर होता है, जिन्हें कोई खा लेगा, वो हर्बीवर्स होते हैं, मीन्स जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सो अनलाइक देयर प्रेडेटर्स दे ईदर डू नॉट हैव कैनाइन्स और हैव कैनाइन्स दैट लुक लाइक इंसीजर्स। तो उनके पास वो इतने अच्छे कैनाइन्स नहीं होते जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है।
move ahead. We have this. The giraffe lives in grasslands. Giraffe रहते हैं grasslands में. Where there is tough competition for food. जहाँ पर grasslands में food के लिए बहुत बड़ा competition होता है. I mean competition means they have to do a lot of struggle to get their food. उन्हें struggle करना पड़ता है अपने food को gain करने के लिए. That is why it has a long neck to help it reach high branches. जिसकी वजह से उनकी जो neck होती है वो लंबी होती है और वो high branches तक पहुंच सकते हैं. That other herbivores in its habitat cannot reach. जहाँ पर दूसरे हैबिटेट जो कि herbivores हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर जिराफ पहुँच जाते हैं क्योंकि उनकी neck बहुत हाई होती है. Alright. Here you can see a rabbit. Rabbits have eyes on the sides of the head, जिससे कि वो इधर उधर देख सकें कि कोई उनको खाने तो नहीं आ रहा है. I mean, if there is a predator, they can judge that with the help of these eyes, which are on the sides of the head. So that's all for now. This chapter is complete. Thank you.